यहाँ ये पढ़ेंगे कि ये घातांकों में जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, हमारे कक्षा 6 के प्रश्नों में हमने पढ़ा है कि ऋणात्मक हमेशा शून्य से भी छोटा होता है। जैसे यहाँ 10 घात 2 ऐसे हम लिखते हैं, 10 घात 5 या 3 घात 7, इस क्रम से हम लिखते हैं। ये हमारी घातें यहाँ धनात्मक कही जाती हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ 10 घात पे लिख दिया ऋण 2, 10 की घात ऋण 5 और फिर 3 की घात ऋण 7। आखिर ये ऋण घातांकों का हमारे लिए क्या उपयोग है, हम इन्हें भी अभ्यास में कर लेते हैं। तो अब ये ऋण घातांक क्या है, हमने अपने अभ्यास में पढ़ा। चलो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। 10 की घात तो जो भी लिखी गई थी, इसका अर्थ होता है 10 गुणे 10। अगर 10 की घात 1 हो तो क्या होगा, अगर 10 की घात 0 हो तो क्या होगा। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि 10 घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, 10 घात 1 का मतलब 10 गुणे 10। और जो 0 होती है, हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा है, अगर किसी भी आधार का घातांक 0 होता है उसका मान 1 होता है। अब 0 के बाद हमारे पास ऋणात्मक ही आता है। तो ऋणात्मक के क्रम में जैसे हमने यहाँ 10 घात 1 को 10 लिखा है, ठीक उसी तरह हम इस 10 घात ऋण 1 को क्या लिखेंगे, 10 घात ऋण 1 को हम लिखने के लिए यहाँ फिर इस विभाजक चिन्ह बटे का प्रयोग करते हैं। 10 घात ऋण 1 का अर्थ हुआ 1/10। गुणा के क्रम में ये हमारे घातांक इस क्रम में लिखे जाते हैं। तो अभी हाँ सुन लिया, ये जो हमारे ऋणात्मक और धनात्मक घातांक हैं, इस क्रम में जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो आगे पढ़ लेते हैं। और इनको पढ़ने के क्रम में ये 10 की घात 1, 10 की घात ऋण 1 या 10 की घात ऋण 2 या 5 की घात ऋण 3 या जो भी ऐसे हम लिखते हैं, तो हमारे इनके लिखने का ढंग क्या होगा, 1/10 घात 1, इसको हम लिखेंगे 1/10 घात 2 या इसको लिखेंगे 1/5 घात 3। या था ये जो हमारी ऋणात्मक घातांक होते हैं, हम उन्हें एक के विभाजन के रूप में या बटे के रूप में लिखते हैं। इसकी जब हम व्याख्या करेंगे 1/10 गुणे 10 या 1/5 गुणे 5 गुणे 5, इस क्रम से हम इनको लिखकर सरल कर सकते हैं। ये हमारे लिए ऋणात्मक घातांकों की घात होती है। हम इन्हें इस क्रम में लिख लेते हैं और इस क्रम में हम इन्हें प्रदर्शित भी कर देते हैं। अब हम अपनी धनात्मक घातांकों को ऋणात्मक भी में प्रयोग कर सकते हैं और ऋणात्मक घातों को भी इस तरह धनात्मक में प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार जो आधार 10 की घात ऋण 3 लिखी गई या 10 की घात 3 लिखी गई है, आखिर इनमें क्या संबंध है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो कह रहा है कि ऐसे पद जो जिनका हम अगर गुणा करें या सरलीकरण करें और उनका मान 1 आता है, उनका मान 1 आता है, तो हम उन्हें गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। हमारा आधार यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ का घातांक ऋणात्मक है, यहाँ का घातांक धनात्मक है।
इसी को तुम्हें फार्मूलेट करके बताया गया है a पावर m इंटू a पावर माइनस m, a पावर m इंटू a पावर माइनस m। इनका आंसर होगा 1, इनका आंसर होगा 1। अर्थात a और a का अर्थ है कि आधार समान है, m और m का अर्थ है कि आधार के मान समान है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो हमारे लिए ये प्रश्न है। इसी तरह तुम्हारे में प्रयास कीजिए है कि इसमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है और फिर घातांकों का प्रयोग भी करते हुए हमें लिख लेना है कि हम इन संख्याओं को घातांकों में कैसे लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ लिख दिया गया, जैसे ये किसी ने कहा 10 घात ऋण 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, हम लिख देंगे 10 घात ऋण 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 घात 3 या कि 10 घात धन 3 है। किसी ने कहा 5 घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा 5 घात ऋण 2। इस प्रकार जो विपरीत पूर्णांक की घातांक होते हैं वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। बस ध्यान देना है आधार और घातांक समान हो। तो इस क्रम में हम इन्हें सरल करते हैं। आगे संख्याओं के हम इन नियमों को याद कर लेते हैं। हम लोगों ने घातांकों के नियम पढ़े होंगे, हम लोगों ने घात और घातांकों के नियम पढ़े हैं और उनके बारे में अध्ययन भी करेंगे। और अध्ययन करने के क्रम में हम इन घात और घातांकों के नियम जो कक्षा 7 में थे, घातांकों का गुणा, घातांकों का भाग, घातांकों का, इसमें मूल प्रक्रिया में गुणा या भाग ही लिखा जाता है। हमने पढ़ा है कक्षाओं में कि घातांक जो होते हैं गुणा करने के क्रम में जुड़ जाते हैं और भाग देने के क्रम में घट जाते हैं। चलिए आज हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। वैसे हम तुम्हें इनको हम बताएंगे घातांकों के नियम में कि घातांक के नियम क्या हैं, और अब हम इन्हें ध्यान देते हैं। ये कक्षा इस कक्षा में तुम्हारे पास हैं और इन घातांक के नियमों को अच्छी तरह से हमें समझ लेना है और इनका प्रयोग करते हुए भी ध्यान दे देना है। ये घातांकों के नियम क्या हैं? तो ये देखिए, अब यहां पर हम पढ़ते हैं घातांकों के नियम। घातांकों के नियम ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इन नियमों को हम फिर याद भी करते रहेंगे, प्रयोग भी करते रहेंगे। नंबर 1 है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसको लिखा गया है a की पावर m प्लस n। सरल शब्दों में अगर हम इनकी व्याख्या करते हैं, समान आधार के गुणन में, समान आधार के गुणन में घातांक जुड़ जाते हैं। समान आधार के गुणन में घातांक जुड़ जाते हैं। दूसरा सूत्र यहां पर है यही a पावर m भागे a पावर n। तो यहां लिखा जाता है सामान्य आधारों के विभाजन में घातांक घट जाते हैं। समान विभाजन के आधारों में घातांक घट जाते हैं। और अगले क्रम में हम ये लिखते हैं या पढ़ते हैं। 2 हो गया। और हमारा तीसरा जो हम लोग ध्यान देना चाहिए, एक होता है कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है,
ये घात, फिर ब्रैकेट के बाद ऊपर घात, इसको प्रतिघात कहते हैं। और जब ऐसा प्रतिघात लिखा जाता है यहाँ घातांकों में गुणा हो जाता है, या हम ऐसे लिखते हैं यम यन, ये भी गुणन का ही रूप होता है। अभी हम इसको लिख दे रहे हैं, फिर हम प्रयोग करना भी सीखेंगे। चलिए, अब ये तो समान आधार पर हुआ। अब दूसरा जो हमारा है वो समान घातांकों पर है। चौथा नियम है कि अगर घातांक समान हो और आधार भिन्न हो, देखो ये लिखा गया, यहाँ का आधार A है और यहाँ का आधार B है। इस क्रम में अगर हम ध्यान दें तो क्या, अगर आधार भिन्न है, घातांक एक जैसा है अर्थात समान है, तो वहां पर हम आधार का गुणा करके घातांक लिख देंगे, अर्थात AB और ब्रैकेट यन, वहां पर हम केवल आधारों का गुणा कर देंगे। और इसको तो भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ 5वां नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी भी आधार की पावर 0, इसका मान एवरी टाइम 1 होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। और जो हमारा 6वां नियम है वह विभाजन पर आधारित है, जो कि विपरीत आधार के हैं। जैसे a की पावर m भागे b की पावर m, हमें इस क्रम में भी लिखते हैं a की पावर m बटा b की पावर m, या इसको और संक्षिप्त लिखते हैं a बटा b और इनकी पावर m। अब हम इन सूत्रों का प्रयोग, इन प्रगुणों का प्रयोग हम अपने प्रश्न के अनुसार, अपनी समस्याओं के अनुसार हल करते हैं। जो कि तुम्हारा ये प्रश्नावली है आज की 12.1, आज की प्रश्नावली है 12.1। इसे सरल करने के क्रम में हम ध्यान दे देते हैं। और अब हम इसे इरेज कर देंगे। तुम लोग आगे अपना अभ्यास करना, इसे लिख लेना और समझ लेना। जो हमारा 12.1 है, उस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, देखो एक्सरसाइज 12.1। यहाँ हम इन्हीं घातांकीय नियमों का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं। जैसे पहला ही सवाल उसने लिख दिया, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात कीजिए इस क्रम में क्या लिखा है नंबर 1 पर, ये हम देख लेते हैं। 3 घात ऋण 2, ये 3 घात ऋण 2। अभी हमने पढ़ा है कि जो 3 घात ऋण 2 है, इसको हम कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 1/3 की घात 2। एक फिर अगर ऐसे लाइन में लिखते हैं 1/3 गुणे 3। थोड़ा रुक जाओ, बड़ा लिख दिया मैंने। और यहाँ जब हम लिखते हैं में 1/3 घात ऋण 2, तो फिर यहाँ हम लिखते हैं अगले क्रम में 1/3 घात 2, फिर लिखते हैं 1/3 और घात 2 का मतलब 2 बार गुणा 3 का। और अब हमारा उत्तर आता है 1/9। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को इस क्रम में लिख लेंगे। लेकिन अगर ये घातांक नहीं होता है तो हम इनके साथ एक सामान्य व्यवहार करते हैं।
से दूसरे में लिखा गया। हमारे लिए यहाँ घातांक महत्वपूर्ण है। ऋण 4 घात ऋण 2, हमें इस आधार के ऋण से नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा, यहां से असर है। हम क्या लिखेंगे, 1 बटा ऋण 4 की घात 2। जब यहाँ बटे में लिखेंगे तो ऋण धनात्मक हो जाएगा और फिर गुणा करेंगे 1 बटा ऋण 4 गुणे ऋण 4, तो हमारा हल होगा यहाँ 1 बटा, अब ऋण ऋण का धन 4 चौक 16। इस प्रकार हमारा ये जो है हल 1 बटा 16 को प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें यही ध्यान देना है और अपने इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए हमें सरल कर लेना है। और अगले क्रम में जब हम इसके तीसरे सवाल को देखते हैं, उसमें लिखा गया है तीसरा सवाल, देखो 1 बटा 2 की घात ऋण 5। यहां पर घातांक ऋण 5 है, तो यहाँ एक ऋण 5 का तात्पर्य है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 5, ऐसा भी लिखते हैं। ये जो 1 है इसको हम 1 बटा 1 भी लिख लेते हैं। जब हम इसे 1 बटा 1 लिखते हैं तो विभाजन के क्रम में इस भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 बटा 1 की घात 5। और इस प्रकार हमें 2 की 5 घात सरल करेंगे तो 32 मिलेगा। मतलब 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर ये 4 चौक 16, फिर 2 बचेगा तो 32। इस प्रकार हमें यहाँ इन संख्याएं प्राप्त होंगी। नहीं तो इस 2 को 5 बार गुणा करके देख लेना। ऐसे हम इसका विस्तार कर देंगे आधार का और फिर इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2, फिर हम यहाँ गुणा करेंगे 4 चौक 16 गुणे 2 और 16 दूना 32। इस प्रकार हम अपने हल को प्राप्त होंगे। और इस प्रकार बेटे हमें हमारे प्रश्नों का हल प्राप्त कर लेना है। हमें यहाँ बेटा ये ध्यान देना है, किसी भी परिस्थिति में सरलीकरण के लिए हमारे पास 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। नंबर 1, या तो आधार समान हो, और दूसरा तथ्य है या तो घातांक समान। हमें आधार की समानता या घातांक की समानता अनिवार्य रूप से देखनी पड़ेगी। अगर इनमें से कुछ समान नहीं है तो किसी एक को हमें जो उपयुक्त हो, जो सरल हो, जो आसान हो, उसको हमें सरल करना होगा। जैसे देखिए हमारा, अब दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। कहा सरल कीजिए और घातांक के रूप में लिखिए। सरल कीजिए और घातांक के रूप, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे लिखा है, पहला प्रश्न है ऋण 4 की घात 4 नहीं 5 है बेटा, सॉरी, ऋण 4 की घात 5 गुणे ऋण 4 की घात 8। अगर हम यहाँ पर पहले नियम का प्रयोग करते हैं, आधार समान है, समान आधार के क्रम में हमारे ये घातांक जुड़ जाएंगे और इस प्रकार जुड़ने के क्रम में हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 की घात 13। ऋण 4 की घात 13, ये उत्तर हमारा धनात्मक हो जाएगा और हमारा हल
हमें प्राप्त होगा। हमारा हल हमें प्राप्त हो जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ तो गुणा हो गया, लेकिन चलो इसी क्रम में इसको देखते हैं कि ये बेटा घटा भाग पर है। तो अगर भाग पर है तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 4 और फिर यहाँ 5। अभी गुणा के क्रम में, अब विभाजन के क्रम में देख लेते हैं 8। अब विभाजन के क्रम में क्या लिखते हैं कि हम यहाँ पर विभाजन में समान आधार है तो घातांक घट जाएंगे, और घातांक घटने के क्रम में हम कैसे लिखेंगे, वही जैसे अभी वहां प्लस लिखा था यहाँ माइनस लिख देंगे। पहली घात 5 है, दूसरी घात 8, इस क्रम में लिखेंगे। जब हम यहाँ इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो हमारा ये ऋण 3 आएगा। ऋण 4 की घात ऋण 3, इसको हमें धनात्मक लिखना है। जब हम इसको बटा करके लिखेंगे इस क्रम में ऋण 4, तब ये हमारी घात धनात्मक हो जाएगी। 1 बटा ऋण 4 की घात 3, 1 बटा ऋण 4 की घात 3। ये बेटे गुणा करने पर लगा दिया गया है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न में ये विभाजन पर है, तो हम इस विभाजन पर लगाएंगे। इसको भी हम समझ सकते हैं और अपने संज्ञान के लिए इन्हें प्रयोग भी कर सकते हैं। संज्ञान के लिए इन्हें प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न के लिए तत्पर होते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे ही हमें इनको बराबर ध्यान दे देना है। वैसे घातांक में कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस हमें थोड़ा अपने मस्तिष्क की जो प्रत्युत्पन्न मति है, जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, उसी को एक्टिवेट कर लेना है। अगर वो हमारा क्रियाशील हो गया तो हमारे प्रश्नों को हल करना, हमें अपनी समस्याओं का हल करना बहुत ही सरल हो जाएगा। ऐसे ही अब हम और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारा जो जिसमें दूसरा प्रश्न है तो आसान है, ये यहाँ पर ये आसान है। इसको घात पर प्रतिघात लगा हुआ है, तो हम यहाँ अपने तीसरे सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं, और तीसरे प्रश्न में लिखा गया है ऋण 4 की घात 3 है, ऋण 3 की घात 4, फिर लिखा गया है गुणे 5 बटा 3, फिर यहां पर घात 4। बेटा देखो इस क्रम में हम यहाँ देखते हैं कि इस घातांक में विभाजन है। इसमें ये 5 है और ये 3 है, यहाँ घातांकीय विभाजन है। अगर हम इसे इस क्रम में लिख लेते हैं ऋण 3 की घात 4 गुणे 5 बटा 3 की घात 4, इस क्रम से यहाँ पर ये घातांक 1 तो घट जाएगा। तो ये ऋण है, हम यहाँ का ऋण हटाकर इसे बाहर कर लेते हैं, इसको अपने ऋण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। 3 घात 4 ऋण 4, ये भाग के क्रम में यहां से ये घट जाएगा गुणे 5 घात 4, गुणे 5 घात 4। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3 की घात 0 गुणे 5 की घात कितना होगा, हम इसको समझ सकते हैं।
चलो 5 को 4 घातांकीय गुणा करो, कितना होगा? अगर हम घातांकीय उसे हम गुणा नहीं करना है, कह रहा है इसको घातांक में ही लिख देना है, ये हो जाएगा इसका मान 1 और गुणे 5 की घात 4। तो यहाँ पर गुणा होके इसका जो हल मिलेगा वो 5 की घात 4 ही होगा। 5 की घात 4 अगर गुणा करोगे इसका हल 625 आएगा। इसका हल 625 आएगा। यहाँ हल नहीं करना है, केवल घातांकीय रूप में ही हमें लिख देना है। समझ आ रहा है ना बेटा? और हम यहाँ जैसे इसी क्रम में धनात्मक के साथ ऋणात्मक है, अपने चौथे प्रश्न को हल करते हैं। जो हमारा चौथा प्रश्न है यहीं पर लिख लेते हैं। ये चौथा प्रश्न यहाँ पर है। हम अपने उन नियमों का प्रयोग करते हुए यहाँ लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा आधार समान है, घातांक भिन्न है, तो भाग देने में घातें घट जाती हैं। अपने उस नियम का प्रयोग करते हुए ऋण 7 में जोड़ लेंगे और घट जाते तो घटा देंगे ऋण 10, और ये ब्रैकेट यहां बंद करके लिख देंगे 3 घात ऋण 5। हमने क्या पढ़ा था कि भाग देने के क्रम में घातें घट जाती हैं, तो चूंकि ये भी ऋण है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम अगले क्रम में लिखेंगे 3 घात ऋण 7, अब चिन्हों के आधार पर ऋण ऋण का धन हो जाएगा 10, और फिर गुणे 3 घात ऋण 5। अब आगे हम लिख देते हैं, फिर यहां पर सरल करोगे 3 घात, यहाँ ऋण है ये धन है, अब धन ज्यादा है 10 में से 7 3 गुणे 3 घात ऋण 5, 3 घात ऋण 5। और जब फिर यहां पर हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, ये 3 घात में गुणा करने में जुड़ेगा 3 धन ब्रैकेट में ऋण 5, और जब जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 3 घात ऋण 2। चूंकि घातें हमें धनात्मक लिखना है तो लिख देंगे 1/3 की घात 2। अब ये हमारी घात यहाँ पर भी धनात्मक हो गई। केवल जो स्टेप्स हैं हमें इन पर ही बराबर ध्यान देना है। सवालों को हल करने में और कुछ भी विशेष नहीं है, केवल उनके स्टेप्स को हमें ध्यान देते रहना है। अब हमें यहाँ जब भी हम अपने प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ने के क्रम में हम ये ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला या कौन सा घातांकीय नियम यहाँ पर कार्य कर रहा है, कौन सा नियम हमारा यहाँ कार्य कर रहा है। जैसे तुम्हारा चौथा प्रश्न था, ये लिख रहा है चौथे प्रश्न में 2 घात ऋण 3 गुणे ऋण 7 की घात ऋण 3। अच्छा, अगर ध्यान देते हैं कि हमारा क्या है, पहले देखते हैं आधार में समानता है या घातांक में समानता है। यहाँ हमारे आधार की समानता नहीं है, घातांक की समानता है, तो हम अपना चौथा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला a पावर m इंटू बी पावर m। इसका प्रयोग करेंगे, ये हो जाता है ab पावर m, ab पावर m। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 2 गुणे ऋण 7, और फिर हम इसको पूरे में लिख सकते हैं घात ऋण 3, और फिर यहां सरल क्या हो जाएगा,
इन आधारों का गुणा हो जाएगा ऋण 14 की घात ऋण 3 और फिर हल में लिख देंगे 1 बटा ऋण 14 की घात 3। इस प्रकार हमारा ये घातांक भी धनात्मक लिखा जाएगा और फिर हमें इस क्रम में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा आज के अभ्यास क्रम में इतना हमने अध्ययन कर लिया है।